मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो वेबसाइट किया लॉन्च। कहा सरकार रोजगार सर्जित करने को प्रतिबद्ध। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अतिवृष्टि से नुकसान के आकलन का निर्देश। मुआवजा राशि की जाएगी जारी। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धामी ने पुष्प अर्पित कर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने को सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण को सरकार ने 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। पशुपालन विभाग के कर्मियों का बढ़ा मानदेय। बागेश्वर उपचुनाव के तहत सीएम ने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर कसा तंज। बागेश्वर चुनाव को बताया विकास का चुनाव। निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर रोक। विश्वविद्यालयों के संचालन को अम्ब्रेला एक्ट की मंजूरी। यूजीसी मानकों का पालन करना अब होगा अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए भले ही लाख दावे करे, लेकिन रुड़की के सिविल अस्पताल में ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा मामला अस्पताल के महिला वार्ड का है, जहां कैंटीन के भोजन में कीड़े मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। जिस महिला के सामने भोजन में कीड़े आए, उसके परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अस्पताल प्रबंधन ने कैंटीन संचालक को चेतावनी देते हुए उसे जवाब तलब किया। फिलहाल मामला सामने आने से अस्पताल पर प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कैंटीन स्वामी भोजन में लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को खराब भोजन परोसा जा रहा है। एक 30 तारीख की घटना है ये। रात के डिनर में एक पेशेंट के खाने में एक गिंडार टाइप की कीड़ा आ गया था। उसके अटेंडेंट ने मुझे तुरंत फोन करा और मुझे फोटो भेजी। मेरे द्वारा तत्काल ही इस संदर्भ में अगले दिन ही जो संबंधित कैंटीन वाला है उसको सो कॉल्ड नोटिस इशू कर दिया और चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि इस तरीके से दोबारा कभी भी ना हो। और मेरे यहाँ जो भी खाना सप्लाई होता है वो स्टाफ द्वारा प्रॉपरली पहले चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आदित्य L1 अंतरिक्ष में भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 पर 7 उपकरण लगे हैं, जो भारत के विभिन्न शोध संसाधनों में बनाए गए हैं। यह उपकरण एक से अधिक तरह के प्रकाश जैसे दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें और एक्सरे में सूर्य का अवलोकन करेगा। स्पेस वैज्ञानिक वीरेंद्र यादव ने बताया कि आदित्य L1 सूर्य के वातावरण और सूर्य पर होने वाली सौर ज्वालाओं, सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगा। इसरो की सहायता से नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शोध संस्थान में आदित्य L1 सपोर्ट सेल स्थापित की गई है। ये सपोर्ट सेल भारत भर में कई स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का सौर भौतिकी की विभिन्न अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है और आदित्य L1 से मिलने वाला डाटा के इस्तेमाल का विश्लेषण और प्रशिक्षण दिया जाता है। L1 का लॉन्चिंग अवसर पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में जनसंपर्क आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के विद्यालयों के छात्रों को सूर्य और आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी दी। रेंज पॉइंट या L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य की दिशा में। तो वहाँ जाने का कारण ये है कि अगर ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता तो पृथ्वी के पीछे जाने पर ये सूरज का अवलोकन नहीं कर पाता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 24 घंटे उसका अवलोकन करते रहें, क्योंकि ये सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य पर ऐसी कई घटनाएँ होती हैं जिनको सौर ज्वालाएँ कहते हैं। आज हम यहाँ पे एरीज से अपने स्कूल से आए हैं। आज हमने यहाँ पे आदित्य L1 की लॉन्चिंग देखी है। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये L1 पॉइंट में जाएगा और इसमें 7 पेलोड्स हैं। तो ये 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे काफ़ी ऑब्जर्वेशंस लेंगे हमारे साइंटिस्ट और यहाँ पे डाटा हमें वापस मिलेगा। उत्तराखंड के धामी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश
और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड में नई लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि विपक्ष ने रोजगार और निवेश के मोर्चे पर सरकार को विफल बताते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। प्रारंभ हो गया और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था इसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, सबको समाप्त किया है। और जो नए प्रावधान है, नए प्रावधान, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए। जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। ये करीब 28.6% है। EPFO की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है।
बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। देखिए, ईपीएफओ ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है, उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है। रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने। रोजगार सृजन कितना हो रहा है, एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से ईपीएफओ ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार से राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वेक्षण करते हुए हालातों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद ग्वालदम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्र नारायण बगड़, थराली, देवाल, ग्वालदम का एरियल सर्वे किया है। अनेक स्थानों पर भूस्खलन, जमीन मकान धंसने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही फसलों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने अधिकारियों को अतिवृष्टि से नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस विषय पर केंद्र सरकार से भी वार्ता की और बताया कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है। आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद की जानी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट व थराली विधायक भूपाल राम तमटा भी मौजूद रहे। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता संघ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राज्य भर आए अधिवक्ता बार संघ के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बार एसोसिएशनों को एक छत के नीचे लाने पर बल देना है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बार एसोसिएशन को एकजुट कर अधिवक्ताओं की समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सहूलियत को प्राथमिकता देने के साथ उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा ताकि कोई भी अधिवक्ता अपने को निर्बल और दबा कुचला ना समझे।
मेरा सबसे प्रथम तो ये इसमें मुद्दा ये है कि सारी जितनी भी बार एसोसिएशन हमारी उत्तराखंड की है उनको एकजुट करना, ताकि जो भी समस्या होती हो अधिवक्ताओं की उनको हम पुरजोर तरीके से उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। और जो मेन मुद्दा हमारे इसमें है कि कोई भी अधिवक्ता के साथ कोई घटना होती है तो उसका पुरजोर विरोध करें, ताकि कोई अधिवक्ता दबा कुचला अपने को ना महसूस कर सके। हम लोग एकजुट हों, हैं सब सारे अध्यक्ष, सारे महासचिव, सारे हमारी बारों के एकजुट होकर के अपनी बातों को पुरजोर से उठाने के लिए, क्योंकि अगर कोई पुरोला का अधिवक्ता बहुत दूर पुरोला पड़ता है, अगर वहाँ के अधिवक्ता को तकलीफ है तो नैनीताल के अधिवक्ता को पता लगे कि वो तकलीफ में है, तो उसके लिए हम पुरजोर अपनी आवाज उठा सके, इसलिए इसका गोष्ठी का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं की तो यह है कि एक तो स्टाइफंड जो हमारे नए बच्चे हैं, जिसके लिए मैं पहले से प्रयासरत हूँ कि भाई हर जूनियर अधिवक्ता को एक स्टाइफंड मिलना चाहिए, ताकि उसको बेसिक तो कुछ मिल सके। जैसे और जगह होता है अटेंडेंस होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अगर डॉक्टरी पास करके आए तो उनको कुछ पैसा मिलता है, तो हमारे अधिवक्ताओं को क्यों नहीं, आगे हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को क्यों नहीं, इसलिए भी आज हमने विचार गोष्ठी रखी है। देहरादून शहर में डेंगू के मरीजों के अस्पतालों की हो रही परेशानी को देखने के लिए कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला कोरोनेशन अस्पताल का दौरा किया। अंदर ले चुका है, उसके बावजूद जो सरकारी इंतजाम हैं वो नाकाफी हैं। लोगों को ये चिंता थी कि जो परिजन उनके एडमिट हैं किया दून अस्पताल और कोरोनेशन का, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही थी कि डेंगू जिस तरह से विकराल रूप प्रदेश के अंदर ले चुका है, उसके बावजूद जो सरकारी इंतजाम हैं वो नाकाफी हैं। लोगों को ये चिंता थी कि जो परिजन उनके एडमिट हैं उनका रख रखाव या उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, और वाकई यकीन मानिए जब मैं वहां पहुंची तो दोनों ही अस्पतालों का हाल कहीं से कहीं तक अस्पतालों जैसा नहीं, सब्जी मंडी जैसा था। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी को भी आने जाने पर कोई टाइमिंग्स नहीं। मरीज के बिस्तर पर 4-4 लोग बैठे हैं, आईसीयू का एसी काम नहीं कर रहा, आईसीयू के पंखे काम नहीं कर रहे, स्टाफ का टोटा पड़ा हुआ है, इतने मरीज वहां हैं और 150-200 कतार में लगे हुए हैं अपना सैंपल लेकर ब्लड का। और क्यों काउंटर्स ज्यादा नहीं खोले जा सकते सैंपल कलेक्शन के? किया दून अस्पताल और बागेश्वर उपचुनाव के सफल संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रेस से संवाद करते हुए डीएम अनुराधा पाल का कहना है कि मतदेय स्थल से लेकर ईवीएम मशीनों की सुरक्षात्मक देखरेख के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को अग्रिम चुनावी जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनावी कार्यों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। बागेश्वर प्रशासन चुनाव कराने को तैयार है। ये देखिए, देर रात कल मैंने रात को निरीक्षण किया है पूरा, जहाँ पर हमारा डिग्री कॉलेज है जिसको हमने अधिग्रहण किया पूरे निर्वाचन प्रोसेस के लिए। तो हमारी जो ईवीएम्स हैं वो सारी प्रिपेयर होकर हमारी डबल लॉक में रखी हुई हैं। वहाँ पर हमारा 3 लेयर सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा जो काउंटिंग होल्स है, क्योंकि काउंटिंग के लिए हमें बहुत कम टाइम है, तो वो भी सारे प्रिपेयर हो गए हैं, सब रखे हुए हैं। तो हमारी ईवीएम्स वगैरह प्रिपेयर हैं। जो हमारा पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी 2 ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं। 3rd जो उनकी ब्रीफिंग होगी वो कल यानी 3 तारीख को, जब हम उनको मतदान सामग्री उनको उनके हैंड ओवर करते हैं, जिसमें कागज इत्यादि, शाही इत्यादि होते हैं, कंपार्टमेंट बॉक्स इत्यादि होता है। बागेश्वर उपचुनाव के आखिरी दिनों कांग्रेस पार्टी के करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। करण माहरा का कहना है कि पिछले दिनों वैजनाथ पुलिस ने 5 लोगों से पैसा इकट्ठा कर छोटी रकम बनाकर कांग्रेस को बीजेपी बदनाम कर रही है। साथ ही बाढ़ से शराब प्रकरण में भी गलत तरीके से कांग्रेस का प्रचार बीजेपी कर रही है। दोनों प्रकरण से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी अपनी हार को देखकर बौखला गई है। और मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं कि प्रशासन का गलत। बॉबी पवार एक स्टूडेंट है, वो किसी पॉलिटिकल। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।